हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, और वो ऐसा पहला सम्राट था, पहला रूलर था, एम्परर था जिसने वॉर को गिव अप किया, युद्ध का त्याग किया पूरी हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। पहला हमारा टॉपिक है वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों पर काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया था। जो आप ये पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली, एक मिनट, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ये आपको शेर दिखाई दे रहे हैं, इनको पत्थर में काट कर बनाया गया और फिर उसके बाद इस बड़े पत्थर पर इनको स्थापित करके सारनाथ में रख दिया गया। इतिहास में महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। और अभिलेख उत्कीर्ण किए गए का मतलब कि इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, उसके ऊपर ही कार्विंग करके इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, मतलब किंगडम को एम्पायर क्यों कहा गया। हम इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, एक ही आदमी का नाम है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इन्हें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, मतलब टैक्सिला, जो आपको टक्सिला लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको तक्षशिला बोलते हैं, जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, मतलब जो विलेजेस थे वहां पर फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। मध्य भारत, मतलब सेंट्रल इंडिया जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण कर और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। लाइवलीहुड अपना वो कैसे करते थे, शिकार करके और फल फूल का संग्रहण करके, मतलब उसका गैदरिंग करके, हंटिंग गैदरिंग करके। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, मतलब कि वो जहाँ अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर रहते थे और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म का पोशाक पहनते थे, मतलब कपड़े भी उनके अलग अलग होते थे। राज्य साम्राज्य से किसे भिन्न है, कैसे भिन्न है? हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? अब किंगडम्स एम्पायर से डिफरेंट कैसे हैं? इसके दो पॉइंट्स हैं, ये किंगडम्स और ये एम्पायर्स। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। अब इसमें क्या बताया गया है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। जो बड़े राजा होते हैं, बड़े एम्परर्स होते हैं, किंग्स से ज़्यादा उनको चाहिए होते हैं,
और जो किंगडम्स होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े एम्पायर्स होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा आर्मीज की और सेना की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है, मतलब ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है जो टैक्स कलेक्शन करते हो। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था उसे सजा दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, मतलब मैसेंजर्स को संदेशवाहक बोलते हैं हिंदी में। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप में नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, मतलब कंट्रोल रखता था सब पे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। प्रोविंसेस को प्रांत कहा जाता है। छोटे क्षेत्र थे, एरियाज, क्षेत्र। इन पर तक्षशिला या फिर टैक्सशिला, जो भी आप बोलना चाहें, या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां के राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। राज्यपाल मतलब गवर्नर बनाकर वहां पर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो यहाँ पर स्थानीय परंपराओं को माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। बिसाइड्स वास्ट एरियाज थे, विस्तृत, वास्ट। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था, टैक्स जो भी मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, मतलब नॉर्थ वेस्ट कंबल के लिए, साउथ इंडिया सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। जो संसाधन थे वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे, मतलब कि ट्रिब्यूट के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। अब ट्रिब्यूट क्या होता था? अब जो टैक्स होता था, कर जो होता था, वो तो नियमित रूप से लिया जाता था, लेकिन ये नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा, अपनी इच्छा से दिया करते थे इन्हें। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अशोक एक यूनिक रूलर था, एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, मतलब इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये छोटा सा ही टॉपिक था। फिर आती है अशोक का कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अब देखिए, तटवर्ती उड़ीसा मतलब कि कोस्टल उड़ीसा की वहां पर बात हो रही है। अगर आप इंडिया की ऐसे बाउंड्री को देखेंगे, अगर यहाँ पर एक बाउंड्री है, अब यहाँ पर मैप तो दिया ही हुआ है, उसी में मैं आपको बताता हूँ। ये रहा मैप, और कुछ इस जगह पर जब आप देख रहे हैं, ये कोस्ट है इंडिया की। तो इस जगह में जहाँ पर उड़ीसा आता है,
तो यहाँ पर इस जगह में जो कोस्ट के पास जो उड़ीसा है उसकी बात हो रही है, उसका नाम कलिंग था पहले। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर, कलिंग पर। ये मैं आपको लोकेशन दिखाकर बताना चाहता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से डर लगने लगा और वे युद्ध का त्याग कर बैठे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, व्हाट वाज अशोकास धम्म। धम्म, अशोक का क्या धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा और अपने उपदेशों द्वारा निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामत, यहाँ पर आपको नाम मिल रहा है धम्म महामत, धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ भी नहीं सकते। जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ के सुनाया जाए, मतलब संदेश सब तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र मतलब इजिप्ट, श्रीलंका, इन सब जगहों पर अपने अधिकारियों को भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। He arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, जिसे हमने आज समझा पढ़ा। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, like the video, share the video and fill the comment section with your comments.